गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सोल्यूशन। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसमें हम आपका करंट अफेयर्स कवर करेंगे और बेसिकली ये करंट अफेयर जो कवर करेंगे हम वो जनवरी 2024 से कवर करेंगे। ये आपका बोथ यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए एंड पीसीएस एग्ज़ाम जो अपकमिंग आपको पता ही है कि पंजाब का 2024 में एक्सपेक्टेड है और आपको पता ही है कि उसका करंट अफेयर जो है अप्रॉक्सीमेटली हमें 1 ईयर 1.5 ईयर कंप्लीट करना होता है, पता होना चाहिए, ठीक है, कि पिछले 1 साल 1 डेढ़ साल में क्या हमारा करंट में चल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा कंपाइलेशन रहेगा करंट अफेयर के लिए। बेसिकली अगर हम सोर्स की बात करें तो वो जो सोर्स रहेगा वो हमारा न्यूज़पेपर्स रहेंगे, ठीक है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी एंड सम अदर रिनाउंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो हम वहाँ से अपना करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये वन गो में कवर हो जाएगा, इसके लिए हो सकता है हमें 1-2 वीडियोज़ और रिकॉर्ड करनी पड़े, लेकिन जितना भी होगा उतना कवर कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाइन से। साथ साथ में हम आपको ये क्लियर करते चले जाएंगे कि किस पॉइंट को आपको सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है और किस चीज़ को आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना है, क्योंकि कुछ डाटा कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि जब हम अपने सिलेबस से गो थ्रू करते हैं, ठीक है, मेंस का सिलेबस जो हम गो थ्रू करते हैं तो काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं, लाइक गवर्नेंस एक टॉपिक है, सोसाइटी टॉपिक है, ठीक है। तो किस तरह की चीज़ को आप किस तरह के क्वेश्चन के लिए रिटेन कर सकते हो कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आप उसको डायरेक्टली एज अ डाटा यूज़ कर सकते हो करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कृषि रक्षक पोर्टल एंड हेल्पलाइन अगर मैं बात करूं तो इसको मोस्टली गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिटेन कर सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन उसने बनाया है तो क्या करेगी, प्रोवाइड करती है मल्टीलिंगुअल सपोर्ट, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड रियल टाइम ग्रीवेंस रेजोल्यूशन। अगर मान लो फार्मर्स को कोई भी ग्रीवेंस है, ठीक है, उसका रिड्रेसल करवाना है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करवाती है, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन उनको प्रोवाइड करवाएगी, उसके लिए एक पोर्टल नया बनाया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको कि ये पोर्टल याद रखना है कि एक सारथी पोर्टल है, वो क्या है, एक डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया था यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया के साथ मिलके। तो ये बेसिकली सारथी पोर्टल का अगर हम प्रॉपर बताएं तो सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस, इसका पूरा एक्रोनियम का जो मीनिंग है, सैंडबॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस है, इज द कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म। क्या है ये, एक डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया था कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगेन इसी को है, बेसिकली आपको इसका ये पता होना चाहिए, ठीक है। इट एक्सटेंड्स कवरेज टू हेल्थ, लाइफ, होम, शॉप, ये मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करता है। ऐसा नहीं है कि अकेली हेल्थ को ही इंश्योरेंस को कवर करेगा, काफ़ी सारी चीज़ों को ये कवर करता है, ठीक है। तो गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारथी पोर्टल को याद रख सकते हो, क्योंकि आपको ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए, ठीक है, कभी कभी लिखना आ जाता है। लास्ट टाइम अगर हम पीसीएस 2024 की बात करें तो 2 ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स को एग्जामिन करने के लिए बोला गया था, ठीक है, जिसके बारे में हमने पीवाईक्यू में मेंस के आंसर राइटिंग करवाई हुई है, तो आप वो क्वेश्चन भी देख सकते हो। तो इस तरह के पोर्टल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उसके बाद है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एक्चुअली होता क्या है कि इस तरह के सर्वे से हमें ये पता चलता रहता है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है, डिमांड क्या है मार्केट में, ठीक है, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी, इससे वो कैलकुलेट होता रहता है। रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, पता क्या होना चाहिए कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है, ठीक है। देन ये कवर करता है ऑल फैक्ट्रीज। देखिए प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको इस पॉइंट से कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि ये सारी फैक्ट्रीज़ को कवर नहीं करता, सारी फैक्ट्रीज़ को कवर करता है, लेकिन वो फैक्ट्रीज़ कौन सी होनी चाहिए, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ को कवर करता है, बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट 1966 के अंडर जो फैक्ट्रीज आती हैं। बट किसको कवर नहीं करता, वो इंडस्ट्री जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन डेपोज की इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ये कवर नहीं करता। क्लियर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में पार्टिसिपेशन कितना है, ठीक है, कंट्रीब्यूट कितना करता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 17% है। इंडिया का टारगेट क्या है कि 25% होना चाहिए, दैट मीन्स 1/4। कभी कभी होता क्या है कि 25% ना दे के 1/4 बोल सकता है, या 1/4 ना दे के 25% बोल सकता है। अगर लास्ट ईयर की आप यूपीएससी प्रीलिम के पेपर की बात करोगे तो वाटर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था
कि इंडिया जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करता है तो अप्रॉक्सीमेटली कितना करता है, 1/4 से ज़्यादा करता है। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन बना हुआ था। तो बेसिकली आपको इस तरह का आइडिया होना चाहिए, और ये आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डाटा पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारी जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है और हमारा टारगेट कितना है। क्लियर। उसके बाद है हमारा 9th एडिशन ऑफ राइजिना डायलॉग। इसके बारे में देखो, लास्ट टाइम पीसीएस का तो नहीं था, राइजिना डायलॉग के बारे में आई थिंक नैब तहसीलदार का एग्जाम हुआ था, ग्रुप बी लेवल का एग्जाम है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरूरी नहीं है कि अब ये पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, पूछ भी सकता है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि 9th एडिशन हुआ है 2024 में, तो इससे आपको पता भी चल जाता है कि ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बेसिकली रायसीना डायलॉग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रायसीना हिल के ऊपर कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। तो इस बार का जो ये रायसीना डायलॉग है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले तो इसकी थीम पता होनी चाहिए आपको, लास्ट टाइम थीम भी पूछी गई थी। थीम ऑफ 2024 एडिशन क्या है, चतुरंगा, ये थीम है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। क्लियर। उसके बाद इस जो ये एडिशन होता है इसमें बेसिकली होता है क्या है कि काफ़ी सारी इंडिया जिन कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं उन कंट्रीज़ को बुला के हम चर्चा करते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं होती हैं, इश्यूज़ क्या चल रहे हैं आजकल उस चीज़ के ऊपर भी चर्चा होती है। तो जब इस बार हुआ तो वहाँ पे बात बोली गई, उन्होंने एक ग्रे वॉरफेयर एरिया के बारे में कंसर्न रेज किया है कि आजकल का जो वॉरफेयर है वो क्या हो चुका है, ग्रे वॉरफेयर में कन्वर्ट हो चुका है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर नहीं है। बेसिकली इसका कंसर्न साउथ चाइना सी में एंड इंडियन बॉर्डर्स जो हैं नॉर्दर्न साइड वहाँ पे ज़्यादा देखा गया है। ट्रेडिशनल वॉरफेयर क्या होता है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर मतलब फुल फ्लैज वॉरफेयर, जब आपकी मिलिट्रीज आमने सामने होकर एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, फाइट करती हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ये ग्रे वॉरफेयर है वो क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है वो, ग्रे वॉरफेयर क्या है कि एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, थ्रेशहोल्ड ट्रेडिशनल वॉरफेयर से नीचे का क्या होता है ये, मतलब कि पूरी तरह से फुल फ्लैज थ्रेशहोल्ड नहीं होता, तो इसको अनकन्वेंशनल वारफेयर बोलते हैं। इसमें क्या है, सलामी स्लाइसिंग, चाइना की तरफ से ये वर्ड यूज़ किया जाता है। इस स्ट्रैटेजी को क्या बोलते हैं कि आप जैसे मान लो चाइना ने इंडिया की किसी भी नॉर्दर्न बॉर्डर की टेरिटरी के ऊपर बहुत थोड़ी सी टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ कि इस कंट्री का यानी कि इंडिया का कोई ज़्यादा स्ट्रांग क्या नहीं आया, रिस्पॉन्स आया नहीं है। बस अगर कब्जा कर लिया तो डायलॉग चल रहे हैं कि ये हमारी टेरिटरी है, आप इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकते। तो चाइना क्या करता रहता है, पीस बाय पीस बहुत ही माइनर माइनर टेरिटरीज के ऊपर क्या करेगा, कब्जा करेगा किसी कंट्री की लैंड के ऊपर, ठीक है। तो तब तक करता रहेगा जब तक वो कंपनी क्या आ जाएगी, पूरे अग्रेशन में नहीं आएगी कि अब तो बहुत हो चुका है जी, अब तो ट्रेडिशनल वारफेयर होगा, ठीक है, मतलब कि थ्रेशहोल्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो इट इज अ स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स टेकिंग ओवर टेरिटरी इन अ वेरी ग्रेजुअल मैनर, ठीक है, ग्रेजुअल मैनर में किसी टेरिटरी को टेक ओवर किया जाता है, ठीक है। द थीम ऑफ द, इसका थीम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस बार का जो रायसीना डायलॉग हुआ था तो वहाँ पे एक गेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं ग्रीस के, उनको क्या किया गया था, एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, ठीक है। इसका नेम आप देख सकते हो यहाँ पे, कैरियोकस मिटसोटैकिस, ठीक है, तो देख लेना प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होएगा यार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी पॉइंट नंबर 4, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स हैं। बेसिकली आपको एक टर्म देके पूछ सकता है कि ये क्या है, MQ-9B स्काई गार्डियन क्या है, ड्रोन्स वर्ड हो सकता है आपको ना दिया हो वहाँ पे। तो MQ-9B स्काई गार्डियन क्या है, ड्रोन्स हैं, यूएसए ने अप्रूव कर दिया गया है, यूएसए की तरफ से इंडिया को क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, कि इंडिया को हम ये दे देते हैं। क्योंकि होता क्या है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ किसी और कंट्रीज़ को डिफेंस इक्विपमेंट देने के लिए क्या करती हैं, बहुत कुछ उसके पीछे के रीजंस देखते हैं कि क्या इस कंट्री को देना चाहिए, फ्रेंड रिलेशन है या नहीं है। तो यूएसए ने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद इंडिया को अप्रूव किया है, ठीक है, MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन्स के लिए। इंडिया ने भी अपने कुछ ड्रोन्स बनाए हैं, इसको अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बोलते हैं, ठीक है। ये कोई मैन की तरफ से ऑपरेट नहीं किए जाते, ठीक है, इनको या तो हम रिमोट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेशन से इनको ऑपरेट किया जाता है। तो DRDO ने भी अपने काफ़ी सारे ड्रोन्स बनाए हैं जिनको हम क्या क्या नेमिंग है, लक्ष्य, निशांत, अगर इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, रुस्तम, ब्लैक काइट, पुष्पक, नेत्रा, ये सारे क्या हैं, DRDO की तरफ से बनाए गए हमारे ड्रोन्स हैं। उसके बाद एक अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट, ये एक
एरियल टारगेट करने वाला सिस्टम है, ठीक है। अभ्यास हीट, प्रॉपर यहाँ से अभ्यास एंड देन हीट, ठीक है। एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, ये किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है, बस आपको ये पता है, एजेंसी का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है? INS संध्यक। INS संध्यक क्या है? एक फर्स्ट वेसल, सर्वे वेसल है, ठीक है। सर्वे वेसल करेगी क्या? इस वेसल को सबसे पहले यहाँ पे देख लो, हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट इस वेसल में लगाए गए हैं। तो ये करेगी क्या? बेसिकली जो ये वेसल है, पहले नाम पता होना चाहिए, INS संध्या क्या करेगी क्या, कि जो हमारे नेविगेशनल चैनल्स या रूट्स बनते हैं सी बॉडीज में, ठीक है, ओशन में लगा लो या किसी भी सी बॉडी में है, तो उनका क्या करेगी? सर्वे करेगी कि किस किस रूट्स को हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप कमीशन टू इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम। तो टोटल 4 बनेंगे, ठीक है। उसमें से पहला क्या कर चुके हैं हम? कमीशन कर चुके हैं, बना चुके हैं, ठीक है, और नेवी को सौंप दिया गया है। तो इसका नेम आपको पता होना चाहिए। सर्वे वेसल है तो नेविगेशनल चैनल एंड रूट्स के बारे में क्या करेगी? पता लगाएगी। उसके बाद है जी पैट्रियट मिसाइल। बेसिकली हुआ क्या है कि रशिया ने USA के ऊपर ये क्या किया है? ब्लेम किया है कि USA ने पैट्रियट मिसाइल का यूज़ किया और हमारे एक प्लेन को गिराया, उस प्लेन को जिसमें हम यूक्रेनियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लेके जा रहे थे। तो पैट्रियट के बारे में पता होना चाहिए, ये USA के मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। ये डिफेंस सिस्टम होता है, ग्राउंड बेस्ड है, यानी कि एयर सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बेसिकली आपको मैच द फॉलोइंग्स कभी कभी आ जाता है, ठीक है। इस तरफ आपको डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे, इस तरफ आपको कंट्रीज का नेम दिया जाएगा। तो इस तरह की आइडियाज़ आपको पता होने चाहिए। बेसिकली होता है क्या है कि हम इसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया में कवर करते हैं कि अगर कुछ न्यू इनोवेशन हो रही है, चाहे डिफेंस सेक्टर में है, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में कुछ हो रहा है, तो इस तरह की चीज़ें हमारा करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हम कवर कर लेते हैं उसको। तो पैट्रियट मिसाइल पता होना चाहिए किसका डिफेंस सिस्टम है? ये USA का डिफेंस सिस्टम है। तो पैट्रियट का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? फेस्ड एरे ट्रैकिंग रेडार फॉर इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, ठीक है जी। सरफेस टू एयर सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जी सदा तांसिक, ये एक आपका क्या है? जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सदा तांसिक 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। सदा का मीनिंग होता है फॉर एवर, ये नेम इंडिया ने गिवन किया है। तांसिक का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये आपका किसने दिया है? सऊदी अरेबिया ने दिया है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है सदा तांसिक, ठीक है, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। इसका इनागुरल एडिशन है, मतलब कि फर्स्ट एडिशन की बात आ रही है, तो ये राजस्थान में होगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज जो 2024 में न्यूज़ में रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए। मिलान एक्सरसाइज 2024 है, ये मल्टीलेटरल नवल एक्सरसाइज है, ठीक है। इसको इंडिया होस्ट करेगा 2024 में। एक्सरसाइज दोस्ती 16 है, ये 16th एडिशन है। बाई एनुअल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के बीच में। बाई एनुअल मीन्स 2 साल में एक बार होती है। बांग्लादेश एक पार्टिसिपेटिंग ऑब्जर्वर है, यानी कि बांग्लादेश जो है दोस्ती 16 एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट एज ए मेंबर नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर है। उसके बाद है जी एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 24, ये नेटो ने बनाई है, ठीक है, सॉरी नेटो ने इस एक्सरसाइज को किया है। स्टार्टेड इट्स लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर, ठीक है, कॉल्ड द स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024। बेसिकली ये उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है कि जो ये रशिया है, ठीक है, या ये यूक्रेन के केस में हो रहा है, उसी केस में ये अपना एक मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश चल रही है, ठीक है, नेटो कंट्रीज की तरफ से। एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 24, क्लियर। उसके बाद है जी आपका द 14th मीटिंग ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। ये CMS जो है डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है कि जो ये CMS है क्या है? कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज है, ठीक है। इसकी जो पार्टीज होती हैं, जितने मेंबर्स इसके पार्टीज हैं, उनका एक 14th मीटिंग हुई है, ठीक है। ये सबसे पहले पता होना चाहिए 3 साल में एक बार होती है। लास्ट टाइम इंडिया ने इसको हेल्ड किया था अहमदाबाद में, ठीक है। इस बार ये कहाँ पे हुई है? ये आपका समरकंद में हुई है, उज्बेकिस्तान में। जो ये कॉन्फ्रेंस है किस कन्वेंशन के अंडर होती है? बॉन कन्वेंशन के अंडर होती है। बॉन कन्वेंशन आपको याद रखना है कि माइग्रेटरी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए है, ठीक है।
बाय यूनैप, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कब हुआ था ये कन्वेंशन? 7983 में, ठीक है। अभी इसकी 133 पार्टीज हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? यस, इंडिया इसका मेंबर है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग ईयर भी पूछा जा सकता है, उसकी बेस कन्वेंशन भी पूछी जा सकती है, कब स्टार्ट हुआ था, किस कन्वेंशन के अंदर, इंडिया मेंबर है या नहीं है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट लॉन्च। इस मीटिंग में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है 14th मीटिंग, इसी में आपका क्या गया, पहली वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज रिपोर्ट लॉन्च की गई है, ठीक है। ये रिपोर्ट पूछ सकते हैं किस कन्वेंशन के अंडर या कौन सी कॉन्फ्रेंस में लॉन्च की गई है। उसके बाद है द पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। एक हमारा वाटर के पोल्यूशन को कंट्रोल को रोकने के लिए एक बेस एक्ट था, वो कौन सा था? 1974 में एक एक्ट बना था। इस एक्ट को पहले भी 2 बार अमेंड कर चुके हैं हम, 1978 में, 1988 में। पूछा ये जा सकता है कि कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है बेस एक्ट में? 3 बार, क्योंकि इस बार हो चुका है, अभी 2024 नया अमेंडमेंट हुआ है। बेस एक्ट हमारा 1974 वाला था, ठीक है। उसमें हुआ क्या है, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो इसी एक्ट के अंडर बनती थी, ठीक है। तो अभी इश्यूज क्या क्रिएट हुए हैं कि जब इसको अमेंड कर दिया गया तो जो ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनते थे, इनके चेयरमैन्स के सिलेक्शन के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविजंस डाल दिए जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पावर कम होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो एप्लीकेबल सेकंड थिंग इसमें ये याद रखना है कि जो ये एक्ट बनाया, इसको बनाया इसलिए गया है क्योंकि आपके 2 स्टेट्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया था। हमने आपको बताया था कि राज्यसभा के अंदर कोई भी स्टेट लिस्ट जब होती है उसके ऊपर कानून तब बन सकता है जब उसके लिए क्या कर सके, 2 स्टेट आपके रेजोल्यूशन बना के दें। तो किसने किसने दिया है? हिमाचल प्रदेश एंड राजस्थान ने। तो इसीलिए जो ये वाला अभी अमेंडेड एक्ट है वो सिर्फ इन दोनों ही स्टेट्स के ऊपर लगेगा और किसी स्टेट के ऊपर नहीं, और सारी यूनियन टेरिटरीज के ऊपर लगेगा। इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं? डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया है कुछ माइनर ऑफेंसेस को, ठीक है, कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनको मतलब कि कुछ पहले ज़्यादा हमने इम्प्रीजनमेंट का प्रोविज़न रखा होगा, तो उसको डीक्रिमिनलाइज करके सिर्फ फाइन लगा दिया गया है कि ठीक है अगर आपका माइनर ऑफेंस है तो फाइन दे दो, आपको इम्प्रीजनमेंट की ज़रूरत नहीं है। देन एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, कुछ इंडस्ट्रियल प्लांट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे एक्सेस करने के बाद क्या कर सकती है, इस प्रोविज़न, इस एक्ट के प्रोविज़न से बाहर कर सकती है, ठीक है, फॉर द नॉमिनेशंस। एंड देन उसके बाद क्या किया गया है, नॉमिनेशंस फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे उनके रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस बना सकती है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, मेन कंटेंशियस इशू है कि इससे क्या होगा, स्टेट्स की जो पावर होती हैं वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी कम हो जाएंगी। उसके बाद एक चीज़ न्यूज़ में है, दैट इज गुप्तेश्वर फॉरेस्ट। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट उड़ीसा में है, इनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया जी। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, यहाँ पे लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट क्या किया गया है, डिक्लेयर किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से। कोरापट में है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है जो यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसको अगर मान लो किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज डिक्लेयर करना है तो उसको क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। वो हम देखेंगे अभी इन्फॉर्मेशन में। कोरापट डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ये उड़ीसा का 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है स्टेट के अंदर। गुप्तेश्वरा फॉरेस्ट जो है, गुप्तेश्वर एक शिव टेम्पल है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा है। ये एक नेचुरल लाइमस्टोन केव श्राइन है, लाइमस्टोन से बनी हुई केव है, ईस्टर्न घाट में मिलती है, ठीक है। वैसे भी आपको उड़ीसा का अगर पता होगा तो ईस्टर्न साइड में है। इसी फॉरेस्ट में से आपकी एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं वंशधारा, ये पेरेनियल रिवर है, ठीक है। इसके अलावा बात ये होगी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स जो बनेगी वो किस एक्ट के अंदर बनेगी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर। स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन करेगी लोकल बॉडीज के साथ, ठीक है, और किसी भी एरिया को क्या कर सकती है, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है। इसी एक्ट के अंदर आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनती है, ये एक ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसके अंदर है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। इसका आपको नेशनल
बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, चेन्नई में है, ठीक है। कब एस्टैब्लिश हुआ था? एक्ट बनने के बाद ही 2003 में हुआ था, ठीक है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इंडिया में अभी कितने 45 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है। फरवरी 2024 तक का ये क्या है आपका डाटा है, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व्स, अभी हमने बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स पढ़ लिए, एक आपको कंजर्वेशन रिजर्व्स भी पता होने चाहिए। वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, कंसल्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एंड लोकल कम्युनिटीज के साथ। यानी कि अगर किसी एरिया को बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट आपको डिक्लेयर करना है या फिर आपको कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर करना है तो आपका स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और आपका या तो लोकल कम्युनिटी से डिस्कशन करेगी, कंसल्टेशन करेगी, या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करेगी। उसके बाद इंडियाज रामसर साइट्स, डायरेक्टली आपका फैक्चुअल है, पूछ लिया जाता है कि इस समय इंडिया के पास कितनी रामसर साइट्स हैं। तो रिसेंटली अभी इंडिया ने इंक्लूड की हैं 5 साइट्स, ठीक है। रामसर साइट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए। वो कन्वेंशन रामसर में हुआ था, ईरानियन सिटी है 1971 में, इसलिए हम इसको रामसर साइट्स बोलते हैं। जो वेटलैंड इस लिस्ट में आ जाती है उसकी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बन जाती है। तो इंडिया में से अभी 5 साइट्स को अभी इसमें इंक्लूड किया गया, तो अभी टोटल 80 बन चुकी हैं। अभी कौन कौन सी साइट्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया वो डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट को प्रॉपर करेंगे तो टोटल 80 साइट्स के ऊपर भी एक बार हम लुक करेंगे, सो दैट कि हमें ओवरऑल आइडिया हो जाए। अगर मान लो इन फ्यूचर कोई मैच द फॉलोइंग वाला पॉइंट आता है, तो अगर हमें कुछ कुछ का आइडिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, फिर गैस वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 एडिड की गई हैं, तो टोटल अभी 80 बन चुकी हैं। तमिलनाडु में मैक्सिमम रामसर साइट्स हैं, ठीक है, तमिलनाडु में। चलो, इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाइड कब किया था? रामसर कन्वेंशन को 1982 में किया था। उसके बाद आता है जी लेपर्ड स्टेटस इन इंडिया। लेपर्ड्स की बात हो रही है, अभी 5th साइकिल किया गया था इनकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, ठीक है जी, स्नो लेपर्ड्स के बारे में। तो किसने किया था? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर किया गया। इस फिगर को अगर आप याद नहीं भी रख सकते तो कोई बात नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 14,000 के अराउंड इनका पॉपुलेशन है जब इंडिविजुअल्स काउंट किए गए। याद क्या रखना होता है कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ग्रोइंग है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन सेंट्रल इंडिया में एंड ईस्टर्न घाट में क्या है, ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। सेंट्रल इंडिया वाला रीजन लाइक मध्य प्रदेश वाला रीजन, ठीक है, एंड ईस्टर्न घाट में। लेकिन अगर आप शिवालिक्स की बात करो, गंजेटिक प्लेन्स की बात करो, तो वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। देन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपकी ये लेपर्ड्स की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद आपका अगर हम प्रॉपर एक रिजर्व की बात कर ले तो नागार्जुन श्रीशैलम जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और तेलंगाना, दोनों स्टेट की कंबाइंड एरिया के बीच बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं स्टेट वाइज इसमें, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व की जब बात आती है, एक पर्टिकुलर एरिया नेशनल पार्क की बात आती है, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम में है। तो कौन कौन से स्टेट्स में है? और उसके बाद पन्ना एंड सतपुड़ा में इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अगर लेपर्ड का स्टेटस रिपोर्ट आया, ठीक है, और ये आपको पता है कि 5th साइकिल अगर हुआ तो आपको लेपर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। इंडियन लेपर्ड्स का साइंटिफिक नेम पैंथेरा पारडस फिस्का, ठीक है। अब इसके बारे में इंडिया ने इसको कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया हुआ है। लेपर्ड्स की अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक बिग कैट अलायंस जो है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में बना हुआ है। बिग कैट अलायंस बेसिकली कुछ कंट्रीज का क्या है, एक ग्रुप है जो कि लेपर्ड्स रेंज कंट्रीज होती हैं, ठीक है। जहाँ तक मेरे को याद आई थिंक 13 कंट्रीज हैं लेपर्ड रेंज कंट्रीज जिनको बोलते हैं, जहाँ पे ये लेपर्ड्स की पॉपुलेशन पाई जाती है। तो उन सभी ने मिलकर एक ग्रुप बना रखा है इनके कंजर्वेशन के लिए। हेडक्वार्टर उसका इंडिया में है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द 7 बिग कैट स्पीसीज। और लेपर्ड में आपके क्या आती हैं? 7 बिग कैट स्पीसीज आती हैं, जिसमें आपका टाइगर आता है, लायन आता है, लेपर्ड आता है, स्नो लेपर्ड भी आता है, ठीक है। और लेपर्ड में आपका लेपर्ड क्या है इसमें, जो आपका ये बिग कैट अलायंस है 7 स्पीसीज हैं, उसमें लेपर्ड भी आपकी एक स्पीसीज है, ठीक है। चीता है, जैगुआर है, प्यूमा है। लेकिन इंडिया में ये 2 नहीं मिलते, 5 बिग कैट्स मिलते हैं। प्यूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं मिलते। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुई थी खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो होंगी 2024 में, उसमें स्नो लेपर्ड को एज अ मास्कट बनाया गया है, ठीक है। उसका नेम क्या रखा है? शीनेशी, और या फिर शान इन लद्दाख रीजन। क्लियर?
उसके बाद है द क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन है, ये इसकी आप एक एनुअल मीटिंग हुई है नैरोबी में 2024 में, नैरोबी कीनिया में है, ठीक है। अभी ये क्लीन एयर कोएलिशन, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन क्या क्या काम करता है, बेसिकली ये करता है क्या है, स्केल अप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ग्लोबल मीथेन प्लेज। देखो आपको भी पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन एक ऐसा आपका ग्रीन हाउस गैस है जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारा ग्रीन हाउस इम्पैक्ट में। तो उसमें क्या है कि मीथेन को रिड्यूस करने के लिए, उसके एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे क्या किए जा रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक्ट्स भी बन रहे हैं, कुछ ग्रुप्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। तो क्या 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 एफर्ट्स हैं, लाइक ग्लोबल मीथेन प्लेज है, क्लीन एयर फ्लैगशिप एंड किगाली अमेंडमेंट हुआ था, इसके बारे में अभी डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे नहीं, आपको सिर्फ क्लीन कोएलिशन के बारे में पता होना चाहिए। उसकी अभी एक एनुअल मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, नैरोबी कीनिया में हुई थी, ठीक है। ओनली ग्लोबल अलायंस है जो डेडिकेटेड है फॉर रिडक्शन ऑफ द शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। लॉन्च कब किया गया था इसको, 2012 में यूनेप के अंडर, ठीक है। और ये क्या करता है, सेक्रेटरीट फंक्शन प्रोवाइड करता है ग्लोबल मीथेन प्लेज को, ठीक है। इंडिया इसका मेंबर है, 2019 में बना था। क्लीन कोएलिशन का है, ग्लोबल मीथेन प्लेज अभी इंडिया ने साइन नहीं की। तो बेसिकली जो ये बॉडी है, जो ये क्लीन कोएलिशन है, जो क्या करेगी, मीथेन को रिड्यूस करने के लिए एंड शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट्स जो हैं उनको क्या करने के लिए, कम करने के लिए इसके ऊपर वो काम करते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी। मैंने आपको बताया कि मीथेन के ऊपर काफ़ी वर्क हो रहा है कि इसकी हम एमिशंस को कम कर सकें। तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। इसको यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्या है ये, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम है। ये एक ऑब्जर्वेटरी है, तो ये देखती है कि कौन से एरिया में मीथेन का एमिशन ज़्यादा हो रहा है और फिर अलर्ट जारी करेगी, ठीक है। और फिर उसको रिस्पॉन्स देगी कि इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। किसके अंडर लॉन्च किया गया था इसको, ठीक है, IMEO के लॉन्च किया गया, ठीक है, मतलब इंटरनेशनल मीथेन एमिशन ऑब्जर्वेटरी के अंदर। ग्लोबल मीथेन प्लेज, तो मीथेन के कॉन्टेक्स्ट में अगेन आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, क्योंकि हमने मीथेन के एमिशन को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो है क्या, ग्लोबल मीथेन प्लेज है 150 कंट्रीज जो हैं इनका एक ग्रुप है। कौन लेड करता है, यूरोपियन यूनियन एंड US, यूनाइटेड स्टेट्स को लेड करते हैं। करना क्या है, टू कट करना है मीथेन एमिशंस, आपको टारगेट पता होना चाहिए, एट लीस्ट 30% रिड्यूस करना है बाय 2030। उसके बाद लेवल्स पता होने चाहिए कि हमने 30% रिड्यूस तो करना है, किस लेवल के कंपैरिजन में रिड्यूस करना है, 2020 के लेवल्स के कंपैरिजन में रिड्यूस करना है। क्या इंडिया इसका मेंबर है, नहीं, इंडिया ने भी इसको ग्लोबल मीथेन प्लेज को साइन नहीं किया। इसके बाद एक ग्लोबल मीथेन अलायंस है, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है, यूनेप ने लॉन्च किया है। एंड जो हमने क्लाइमेट कोएलिशन पहले पढ़ा था, इन दोनों ने मिलकर ग्लोबल मीथेन अलायंस बनाया हुआ है टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द मीथेन एमिशंस इन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स। अब देखिए जो आपकी मीथेन है उसका एमिशन जो होता है वो आपका काफ़ी सारे सेक्टर्स में हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि एग्रीकल्चर में भी मीथेन एमिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे उन्होंने बोला ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी होता है। तो जो अलग अलग अलायंसेस बने हुए हैं वो अलग अलग सेक्टर में मीथेन की एमिशन को रिडक्शन करने के लिए काम करेंगे। तो बाय 2030 ग्लोबल अलायंस जो बना हुआ है ये अलग से सिर्फ ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करेगी। अगर मान लो इंडिया ने इस प्लेज को साइन नहीं किया तो क्या इंडिया मीथेन एमिशन के रिडक्शन के ऊपर काम नहीं कर रहा, कर रहा है। इंडिया के अपने कुछ आपको पता होने चाहिए उसने क्या इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, ठीक है, मीथेन एमिशन में। तो इंडिया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर उस मीथेन को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा उसने इंडिया ने क्या बनाया हुआ है, गोबर, ठीक है, ये स्कीम लॉन्च की हुई है। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, जो हमारे बायो रिसोर्सेज होते हैं उनमें से मीथेन जब एमिशन होती है उसको कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। गोवर्धन स्कीम है। न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम, तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स इंडिया ने भी लॉन्च किए हुए हैं, लेकिन ग्लोबल मीथेन प्लेज का वो पार्ट नहीं है। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंफर्म्स 2023 एज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड।
इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बोल दिया है कि 2023 आज तक का हॉटेस्ट ईयर है, ठीक है, अलाइनिंग विद फाइंडिंग सम वेरियस क्लाइमेट एजेंसीज, कुछ और क्लाइमेट एजेंसीज के साथ भी इसने टॉक किया और इसको डिक्लेयर किया। तो सिर्फ प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वायरमेंट का किसी क्वेश्चन को लिख रहे हो, क्लाइमेट का इम्पैक्ट है, तो आप करंट में ये सारे डाटाज यूज़ कर सकते हो। और बेसिकली देखो, मैं अगर आपको हर एक पॉइंट के ऊपर बताऊंगा कि आप इसको मेन में यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी पॉइंट को मेंस के एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसके पास वहाँ पे मेंस में क्या होता है कि आपके पास वो होती है कि आपका प्रेरोगेटिव है कि आप किस पॉइंट को कैसे यूज़ करोगे, वो आपको यूज़ करनी होती है। डिपेंड करता है कि आपको सिलेबस कितने अच्छे से पता है और उस सिलेबस को रिवाइज करते हुए आपने किन किन पॉइंट्स को उसमें याद रखा कि हाँ मैं ये वाले पॉइंट्स लिख सकता हूँ। उसके बाद आपको ये कुछ डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। 27.6 मिलियन पीपल एंगेज इन फोर्स्ड लेबर, ये ILO की रिपोर्ट है, ठीक है, रिसेंट आई है, लेकिन उसने कॉन्टेक्स्ट बताया 2021 के अंदर कि 27.6 मिलियन पीपल अभी भी क्या है, फोर्स्ड लेबर को झेल रहे हैं, ठीक है, कि वो फोर्स्ड लेबर कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड PM सूर्य घर मुफ्त बिजली प्रोग्राम, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। इस स्कीम के बारे में बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहले सुन लो ये क्या है कि 1 करोड़ हमने हाउस होल्ड्स को क्या करना है, रूफटॉप सोलर पैनल लगानी है, ठीक है, सो दैट कि अप्रॉक्सीमेटली 300 यूनिट्स जो हैं पर मंथ उनको फ्री बिजली मिल सके। लेकिन पहले क्या था कि गवर्नमेंट यहाँ पे 100% सब्सिडी देने की बात कर रही थी, अब उस सब्सिडी को कम करके 60 समथिंग कुछ ऐसा प्रोविज़न कर दिया गया। तो क्या है कि न्यूज़ में इसलिए थी, क्या फिर जो पीपल्स हैं वो क्या इस स्कीम को ऑप्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको अपनी तरफ से भी कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा। पहले ये 100% फंडेड स्कीम थी, तो इसलिए क्या है दोबारा न्यूज़ में है। तो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आपको पता होना चाहिए कि क्या टारगेट रखा था, 1 करोड़ हाउस होल्ड का रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए। इंडियन घड़ियाल्स, ये न्यूज़ में है, ग्रेटर काजीरंगा में मिले हैं, ठीक है। तो 75 ईयर्स बाद इनको देखा गया है इंडियन घड़ियाल्स को काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो ये क्या आ गया आपका न्यूज़ में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता होगा असम में है। तो इंडियन घड़ियाल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। साइंटिफिक नेम पहले क्या है इनका, गैवियालिस गेंजेटिकस, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। IUCN में क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है। साइट्स के अंदर ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं। इनसे पता चल जाता है कि इनका जो स्टेटस है वो क्या है, ठीक है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इनको कंजर्व करने की ज़रूरत है। मैच्योर मेल्स हैव बल्ब, जो ये घड़ियाल्स होते हैं तो उनका एक स्नाउट होता है, उसके ऊपर ऐसे करके एक बल्ब सा बना होता है, वो मैच्योर मेल्स में ही होते हैं। घड़ियाल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड स्पीसीज के ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये मैन ईटर्स नहीं होते। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस में इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है ए ट्रिपल डिप लानीना। अब ये क्या है ट्रिपल डिप लानीना? लानीना आपको पता होना चाहिए जब आप ज्योग्राफी का कंसेप्ट पढ़ते हो प्रॉपर। ट्रिपल डिप का मतलब ये है कि 2020 से लेके 2023 तक लानीना की एक कंडीशन चली है। बेसिकली जो ये लानीना होता है वो 1 से लेके 3-4 साल तक चलता ही है। एलनीनो इतना नहीं चलता, उसकी जो रेंज होती है वो 7 मंथ से 8 मंथ्स ऐसे चलती है। लेस देन 1 ईयर के लिए एलनीनो क्या होता है, इम्पोज हो सकता है, ठीक है। लेकिन लानीना जो होता है वो मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। वही कंडीशन की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आप लानीना के बारे में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बस ये दिखाने की कोशिश चल रही है कि जो ट्रिपल डिप लानीना है वो क्या है, यानी कि 3 साल लगातार लानीना की फेज रही है। तो उस चीज़ के लिए कौन कौन सी चीज़ें थी जिन्होंने ये रोल प्ले किया कि लानीना इतना लंबा चला गया। इंटरबेसिन इंटरेक्शन हुई है एनसो की, ठीक है। एनसो क्या है, एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस बोलते हैं इनको। जब हम ज्योग्राफी में करेंगे तो तभी कवर करेंगे। इंटरबेसिन इंटरेक्शन का मतलब समझ लो, पहले ये माना जाता था कि जो आपका पैसिफिक ओशन है सिर्फ वही कंट्रीब्यूट करता है इस फेज के लिए, मतलब इसी ओशन का पानी ज़्यादा वार्म हो रहा है कि कोल्ड हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन अब इंटरबेसिन का मतलब ये है कि आपका अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन का जो वाटर है उसकी सर्कुलेशन, उनका लेवल ऑफ टेम्परेचर जो है ओशन वाटर का वो भी इसको इंटरप्ले करेगा, पहला पॉइंट। देन उसके बाद बुश फायर्स इन ऑस्ट्रेलिया,
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाली साइड जब बुश फायर्स होती हैं तो वहाँ के टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर के बढ़ जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता है, वो वाली कंडीशन भी आपका रोल प्ले करती है। देन उसके बाद क्लाइमेट चेंज में तो आपको पता ही है कि अगर आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से ओशन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या कोई प्रेशर इंपैक्ट पड़ेगा तो भी ये चीज़ क्या करेगी, प्ले करेगी, ठीक है। उसके बाद है जी कुछ रिपोर्ट्स, लाइक नीति आयोग ने रिपोर्ट लॉन्च की है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रोफोरेस्ट्री रिपोर्ट, ग्रो रिपोर्ट नीति आयोग ने लॉन्च की है जी, ठीक है। तो क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, ग्रीनिंग करना है, रिस्टोरिंग करना है, किसको, वेस्ट लैंड को, किसके साथ, एग्रोफोरेस्ट्री के साथ, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका फॉरेस्ट भी बनाने हैं उसको, यानी कि आपको वहाँ पे क्या करने हैं, ट्रीज लगाने हैं। तो पोटेंशियल ऑफ कवरिंग द वेस्टलैंड्स इनटू प्रोडक्टिव एग्रोफोरेस्ट्री जोन्स, आप वेस्टलैंड्स को कैसे एग्रोफोरेस्ट्री जोन में कन्वर्ट कर सकते हो। वेस्टलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर एटलस ऑफ इंडिया की बात करें 2019, वो ये बताता है कि हमारी इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 16.96% और यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 7% जो है वो क्या है, आपका वेस्टलैंड है, ठीक है। ये 2016 का डाटा है, तो आप इसको एज अ मेंस में यूज कर सकते हो जब भी आपको किसी वेस्टलैंड के ऊपर या फिर एनवायरनमेंट में कोई क्वेश्चन आता है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ GEF, GEF क्या है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई किस कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड फ्रेमवर्क, ठीक है, ये USA में हुई है। अब इसको अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो प्रॉपर एनवायरनमेंट के लेक्चर्स में ही पढ़ेंगे, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए GEF की फर्स्ट मीटिंग हुई है, USA में हुई है। बेसिकली ये क्या है, एक तरह से फाइनेंस प्रोवाइड करवाने का काम करता है कि अगर मान लो मैंने किसी चीज़ को कंजर्व करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उसको फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो ये क्या था, बेसिकली क्यूमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को लेके। कहाँ पे हुआ था, 2023 में हुआ था, वैनकूवर में, क्योंकि हमारा जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट थे वो हमारे कहाँ पे 2022 में ख़त्म हो चुके हैं, सॉरी 2020 में ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें अब एक नई कन्वेंशन की बोल दो, नए प्रोग्राम की ज़रूरत थी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, तो हमने 2023 में किया है वैनकूवर में, कनाडा में। वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी के तौर पे काम करेगा, ठीक है। एंड GEF जो है वो हमारा 1992 में रियो समिट में एस्टैब्लिश हुआ था। इसको रेटिफाई करने वाली कितनी कंट्रीज हैं, 186 कंट्रीज हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है। GBFF की बात चल रही है नाउ। उसके बाद स्टार मीट्रिक बाय IUCN। अब IUCN क्या होता है कि स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए उनका एक स्टेटस डिफाइन करता है। जैसे हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड की बात करते हैं, एंडेंजर्ड की बात करते हैं, वो आपका IUCN ही करता है। तो IUCN ने क्या किया, एक स्टार मीट्रिक लॉन्च किया था जिससे हमें पता चल जाए कि किस स्पीसीज का एंडेंजर लेवल कितना है। तो पहले वो टेरेस्ट्रियल एरियाज में करती थी, अब उसने मैरीन एरियाज के लिए भी लॉन्च कर दिया है। उसके बाद रिहिनोस की बात करते हैं। रिहिनोस के बारे में बस आपको ये पता होना चाहिए, जो इंडियन रिहिनोसॉर्स हैं वो वल्नरेबल हैं, जो आपके नॉर्दर्न एरियाज में पाए जाती हैं, मतलब कि इंडिया के ऊपर वाली कंट्रीज जो है वहाँ पे उनका स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। देन न्यूज़ में है आपका नीम ट्री। नीम ट्री इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका पॉइंट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपका साइंटिफिक नेम की बात करो, ठीक है, एजेड रेक्टा इंडिका एजस, ठीक है। वैसे साइंटिफिक नेम कभी पूछता नहीं है, लेकिन आपको एक बार थोड़ा गो थ्रू हो जाना चाहिए। द नीम समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूशन। नीम ट्री को लेके एक समिट हुआ था इन दोनों के बीच में। तो नीम ट्री के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नेटिव है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। किस तरह के क्लाइमेट में ये ग्रो करता है, एरिड एंड सेमी एरिड, वेट, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ये ग्रो कर सकता है। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है। अगर आपका टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाए तब भी आपके नीम ट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरग्रीन ट्रीज हैं, ठीक है, डेसिडुअस इन ड्रायर एरियाज हैं। वैसे तो बेसिकली एवरग्रीन्स ही होते हैं, लेकिन कुछ ड्रायर एरियाज में ये डेसिडुअस भी हैं। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने बेसिकली इस चीज़ को इसलिए इंक्लूड किया गया है, इनिशिएट किया है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, विंड्स को। तो बेसिकली जब एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि विंड्स किसने लॉन्च किया है, तो हमारा ध्यान या तो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ जाएगा, ठीक है, या फिर अगर हम बात करते हैं नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा है,
ठीक है, तो या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जाएगा, लाइक जो टेक्नोलॉजी में काम करती है, मैटी एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसको इंक्लूड किया गया टू जनरेट द लॉन्ग टर्म एंड हाइपर लोकल वेदर डाटा। आपको लोकलाइज कंडीशन में वेदर कैसा है पता चले, सो दैट कि हम प्रिसीशन एग्रीकल्चर कर सके। ठीक है, इसका आपका क्वेश्चन भी आपका PCS 2021 का था, जो हमने PYQ में डिस्कस किया हुआ है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी वहाँ पे। तो ये किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है। उसके बाद क्या है? FMBAP फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरियाज प्रोग्राम है। ठीक है, इसको कॉन्टिन्यूशन में रखने के लिए आपका 5 ईयर्स के लिए अप्रूव कर दिया गया है, 2021 से लेकर 2025 तक। ठीक है, इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था 11th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्या है? इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की ये स्कीम है। तो जो आपके बॉर्डर एरियाज हैं उनके लिए बेसिकली आपको मिनिस्ट्री पता होना चाहिए और आपका ईयर पता होना चाहिए कि कब से कब तक ये चलेगी। उसके बाद है कैलिफोर्निया, USA में एक स्टेट है, उसको हिट किया है बैक टू बैक एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म्स ने। तो आपको रिवर स्टॉर्म्स पता होनी चाहिए क्या है। रिवर स्टॉर्म्स क्या है? एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं, इंडिकेटेड करती है नैरो एलोंगेटेड कॉरिडोर्स ऑफ कंसंट्रेटेड मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट एसोसिएटेड विद एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जब वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं तो आपका एटमॉस्फेयर में जैसे हमारे क्लाउड्स होते हैं, तो ऐसे करके एक लॉन्ग क्या बनती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एलोंगेटेड कॉरिडोर्स बनते हैं जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट आपका बहुत हाई होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? बैक टू बैक एटमॉस्फेरिक रिवर स्टॉर्म्स। ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिवर स्टॉर्म जनरेट होते हैं। क्लियर? अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इस पॉइंट के बारे में आप अपना इन्वायरमेंट या ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ोगे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका ओशन करंट्स का मूवमेंट है वो इम्पैक्ट हो रहा है। तो इसको डिटेल में कवर करने की ज़रूरत है, वो अभी करंट अफेयर में इसको कवर नहीं करेंगे। इसके अलावा न्यूज़ में आपका RIP करंट्स हैं। RIP करंट्स न्यूज़ में क्यों हैं? क्योंकि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, इन्होंने क्या बोला है कि इस तरह की एक्टिविटी हम इंडियन ओशंस में देख रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने क्या किया है? एम्बार्क्ड ऑन अ प्रोजेक्ट टू कंटिन्यूसली मॉनिटर एंड इशू ऑपरेशनल फोरकास्ट अलर्ट्स फॉर RIP करंट्स, कि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ देखी जा रही हैं, तो RIP करंट्स के रिगार्डिंग कोई एडवाइजरी इशू करना चाहेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फ्लो ऑफ वाटर रनिंग फ्रॉम ए बीच बैक टू द ओपन सी। होता है क्या है कि जैसे मान लो हम बोलते हैं कि सीज की जो वेव्स हैं वो सीज से लैंड में आती हैं, लेकिन RIP करंट्स क्या होंगे? ये वेव्स होंगी पीछे की तरफ हटेंगी, बीच टू बैक ओपन सी, इसी को RIP करंट्स बोलते हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे करना नहीं। उसके बाद है नीति आयोग रिलीज्ड अ पोजीशन पेपर टाइटल्ड सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया। नीति आयोग के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, पेपर्स हैं, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, आप उनका डाटा किसी भी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। प्रीलिम्स में तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा तो फिर अपनी तरफ से डाटा पूछेगा ही। सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया, इसको री इमेजिनिंग करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपको इसमें ये याद रखना है कि हम सीनियर केयर्स को प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन्होंने ये भी बोला कि अगर सीनियर्स की लाइफ को, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए कि जिनकी एज मोर देन 60 होती है हम उन्हीं को सीनियर सिटीजन्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, और आपको इसका करंट पॉपुलेशन पता होना चाहिए कि 10% है। तो अगर हम इनकी जो एज है उसके हिसाब से अगर हम चाहते हैं कि ये डिग्निफाई लाइफ जिए, ठीक है, और फिर ये क्या करें कि इनकी लाइफ प्रोडक्टिव भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिहेवियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देन हमें रोल ऑफ फैमिली को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, उनको फैमिली सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी जो नीति आयोग ने एक टाइटल रिपोर्ट पेश किया। बेसिकली इस तरह का डाटा हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ करेंगे। देन 2024 अमेंडमेंट टू सरोगेसी। सरोगेसी एक्ट हमारा पुराना बना हुआ है, लेकिन इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुई है। उस अमेंडमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। रूल्स आए थे 2022 में, उनमें एक अमेंडमेंट किए। पहले क्या होता था कि जो आपका कपल होता था, ठीक है, वो कपल एक सरोगेट मदर जो होती थी
उसके थ्रू बेबी प्रोड्यूस तो कर सकता था, लेकिन जो गैमेट्स होते थे वो आप किसी से एज अ मतलब कि इन्हीं का गैमेट होगा, वो आप किसी डोनर से नहीं ले सकते थे। लेकिन अभी प्रोविजन चेंज हो चुके हैं, तो क्या बोला है कि डोनर जो है वो आपका गैमेट दे सकता है, ठीक है। बेनिफिट्स क्या होंगे इस प्रोविजन के, कुड अवेल टू, अगर किसी को डोनर गैमेट चाहिए तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड से सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये सब क्या सर्टिफाई करवाना पड़ेगा कि जो इंटेंडिंग कपल है जो बेबी प्रोड्यूस करना चाहता है थ्रू सरोगेसी, ठीक है, उसको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि वो खुद से क्या नहीं कर सकता, बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसके बाद एक ही चेंजेस हैं अमेंडमेंट में, वो आपको याद रखनी है। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जहाँ से क्वेश्चन पुट किया जाएगा, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन एश रिपोर्ट है, वाज इनिशिएटेड इन 2011, ये कोई न्यू नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। कंडक्टेड सिंस 12th 5-year प्लान, हायर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सर्वे इंटेंडेड टू कवर ऑल द इंस्टीट्यूशन। ये पता होना चाहिए कि सारे इंस्टीट्यूशन जो आपका हायर एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं उनको कवर करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन कमेटी के कहने के ऊपर हमारा हायर एजुकेशन को एग्रेडिट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं। बस इसकी रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल में पढ़ना नहीं है, पुराना है, ये चलता आ रहा है, सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कवर करते हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। देन उसके राधाकृष्णन कमेटी है जो हमारे हायर एजुकेशन के एक्रेडिटेशन करने के लिए क्या कर रही है, कुछ रिफॉर्म्स की बात कर रही है, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है हमने। उसके बाद है रिसेंटली इंडिया अनाउंस्ड एन अलायंस फॉर ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्विटी। इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ कंट्रीब्यूशन है, कुछ नई स्कीम्स लॉन्च कर रहा है या कुछ ग्रुप लॉन्च कर रहा है, लाइक इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया हुआ, तो ऐसे कुछ अगर इंडिया कर रहा है तो वो ज़्यादा आपको ध्यान में रखना है। तो इंडिया ने क्या अनाउंस किया, एक अलायंस अनाउंस किया, ग्लोबल गुड एंड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स। कहाँ पे लॉन्च किया, जब आपकी एनुअल मीटिंग होती है डावोस में, WEF की, स्विट्जरलैंड में। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द साइंस फॉर वुमेन एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन स्वाति पोर्टल। इसी के अंदर उन्होंने क्या किया, एक स्वाति पोर्टल बनाया सो दैट कि वुमेन्स की साइंस फील्ड की पार्टिसिपेशन को क्या कर सके, हम इंक्रीज कर सकें। उसके बाद है घर गो होम एंड रीयूनाइट पोर्टल, ये किसने लॉन्च किया है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए। ये भी आपका मेंस में यूज़ हो सकता है एज अ वन लाइनर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका वल्नरेबल सेक्शंस को लेके सोसाइटी के पोर्शन में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ये घर पोर्टल क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स के लिए, ठीक है, गो होम एंड रीयूनाइट। देन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने रिलीज़ किया है ड्राफ्ट रोड मैप फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। क्रिटिकल टेक्नोलॉजिकल सेक्टर मीन्स कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो मतलब कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उनमें, लाइक हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन की होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसके बारे में उन्होंने कुछ ड्राफ्ट रोड मैप रिलीज़ किया है। इंडिजिनाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इन द क्रिटिकल सेक्टर्स, अगर ये सेक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्रिटिकल हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू सेफ्टी, सो दैट कि साइबर अटैक्स ना हो सकें, तो इनमें हम जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर यूज़ करेंगे वो हम फॉरेन कंपनीज के नहीं करेंगे, वहाँ से परचेज नहीं करेंगे, हम उसको इंडिजिनाइजेशन करेंगे सो दैट कि उनकी सेफ्टी को इंक्रीज किया जा सके। उसके बाद है न्यूरालिंक, ये आपकी कंपनी है एलॉन मस्क की, इन्होंने क्या किया है, एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर चिप को फिट किया है, ठीक है। न्यूरालिंक आल्सो अनाउंस दैट देयर फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी नेम्ड एज, उस प्रोडक्ट का नेम क्या है, टेलीपैथी है। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कंपनी का नाम भी और प्रोडक्ट का नाम भी, उस चिप का नाम भी। देन उसके बाद क्या है कि प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान, बेसिकली जो ये प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान है, ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है। आपने एक और पार्टिकल एक्सेलरेटर का नेम सुना होगा, ठीक है, जिसको हम लार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर बोलते थे, ठीक है, जो आपका कहाँ पे बना हुआ है, जेनेवा में बना हुआ है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे हम सब एटॉमिक लेवल के ऊपर पार्टिकल्स को इतनी स्पीड देंगे लाइट की जैसी और बम्बार्डमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि हम अपना जो यूनिवर्स फॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगा सकें। तो इस तरह का कुछ एक प्रोटॉन इम्प्रूवमेंट प्लान है, वो कहाँ पे बना है, वहाँ पे यूएसए के सॉइल के ऊपर बन रहा है। तो इंडिया ने उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन करनी है, तो उसमें इंडिया ने कुछ इनिशिएशन लिया है। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्लान आपको पता होना चाहिए यूएसए में है, ठीक है। एंड देन आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह का एक और भी है, वो जेनेवा में है। देन कौन कौन सी कंट्रीज इसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं आपको पता होना चाहिए, इंडिया, फ्रांस, इटली एंड पोलैंड एंड यूके, क्लियर।
इसका PDF आपको बाद में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बेसिकली इस वीडियो में आपको ये चीज़ समझनी है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन करनी है। विद द एक्सपीरियंस मैंने 3 टाइम्स UPSC प्रीलिम्स क्लियर किया है, तो किस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट रिटेन करना है कहाँ प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, वो आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश चल रही है। इनसैट 3DS एक वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है, इसरो ने लॉन्च किया है। फंड किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है। कौन सा सैटेलाइट है जी? इनसैट 3DS, ठीक है। किस व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया गया है? ठीक है, GSLV व्हीकल के थ्रू लॉन्च किया गया है, GSLV F-14। F-14 इसका नेम है, लेकिन ये फ्लाइट कौन सी थी? इसकी 16th फ्लाइट है, ठीक है। इसने क्या किया है? इस सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहले पुट किया एंड देन फिर उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पुट किया। बस आपको ये पता होना चाहिए, वेदर इंफॉर्मेशन के लिए है, इसरो ने लॉन्च किया है। उसके बाद एक कार्टोसैट 2 करके हमारा सैटेलाइट सिस्टम था, इसको डी ऑर्बिट किया गया है। डी ऑर्बिट मतलब जैसे देखो ऑर्बिट में अगर मान लो आपका कोई सैटेलाइट घूम रहा था, जब इसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये डेब्रिज बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्पेस में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा, जो आपके बेनिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको क्या करेगा? टकरा के नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने क्या किया? जो कार्टोसैट 2 लॉन्च किया गया था, इसकी मान लो लाइफ खत्म होनी थी, मान लो सपोज करो 1 मंथ पेंडिंग था, तो इसके पास 1 मंथ का फ्यूल पड़ा था, ठीक है। तो उसी से क्या किया गया है? कार्टोसैट को उसी फ्यूल का यूज़ करके डी ऑर्बिट करके वापस धरती के ऊपर लाया गया है, सो दैट कि हम जो आपकी स्पेस कन्वेंशंस हैं कि डेब्रिस कम से कम होना चाहिए, उसको हम फॉलो कर सकें। कार्टोसैट 2 क्या है? 2007 में लॉन्च किया गया था, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में ये घूम रहा था। एडवांस्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट था, ठीक है, कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग द सीन स्पेसिफिक स्पॉट इमेज। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसको अभी रिसेंटली डी ऑर्बिट किया है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेस एक्स आपको पता ही है, एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। रिसेंटली उसने लॉन्च किया नासा का पेस सैटेलाइट टू मॉनिटर किस चीज़ के लिए? ओशन, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। पेस वाज प्लेस्ड इन सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब कितने टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं, किसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, और यहाँ पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पेस को नासा ने नहीं किया, नासा का सैटेलाइट है, लेकिन उसको किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इज नियर टू एरेडिकेट गिने वॉर्म डिसीज। देखिए अब 2 वर्ड यूज होते हैं, एक एलिमिनेट वर्ड यूज होता है, एक आपका इरेडिकेट वर्ड यूज होता है। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी एक स्मॉल एरिया में उसको खत्म करना, इरेडिकेशन का मतलब होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको खत्म कर देना, ठीक है। तो अभी क्या है? गिने वर्ड डिसीज को कहाँ पे खत्म किया गया? अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देयर इज नो, नियर टू एरेडिकेट है, खत्म हो जाएगी वो गिने वर्ड डिसीज। देयर इज नो वैक्सीनेशन एंड ड्रग टू प्रिवेंट द डिसीज। इस डिसीज को खत्म करने के लिए कोई वैक्सीनेशन, कोई ड्रग नहीं है, ठीक है। मतलब आपको प्रिकॉशंस ही लेने पड़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली एरेडिकेट GWD इन 2000। इंडिया ने इसको 2000 में ही इरेडिकेट कर दिया था। इंडिया हिट टारगेट टुवर्ड्स द एलिमिनेटिंग काला अजहर। काला अजहर भी आपकी डिसीज है, इसको इरेडिकेट करने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए इंडिया ने एक टारगेट सेट किया हुआ था। उस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडिया ने 2023 में टारगेट हिट किया है। कैसे हिट किया गया है कि लेस देन 1 केस मिला है 10,000 पॉपुलेशन को जब हमने डायग्नोज किया। इट इज़ नाउन एज द वाइसेरल लेमिनेसिस। इस डिसीज़ को इस नेम से भी बुलाया जाता है। प्रोटोजेनिक पैरासाइटिक डिसीज़ है, ठीक है। कॉजिंग एजेंट क्या है इसका? फीमेल फ्लैम्बोटोमाइन सैंड फ्लाई। तो डिसीज़ के बारे में, इसका वेक्टर कौन है, किसकी वजह से ये डिसीज़ होती है, इंडिया ने क्या टारगेट सेट किया था, ठीक है, और इसको किस डिसीज़ को किस नेम से बुलाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका सी बोट ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल है, ठीक है। सी बोट क्या है? आपका एक रोबोट है, ठीक है। एडवांस्ड फीचर क्या है इसके? इंक्रीज द सर्वेलेंस ओवर कोस्टल रीफ्स। इट कैन ट्रैवल टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर। जो आपके कोरल रीफ्स होते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी क्या चेंजेस चल रही हैं, क्लाइमेट और ओशियन वाटर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए सी बोट नाम का रोबोट बनाया गया है। ये आपका 200 मीटर अंडर वाटर तक ट्रैवल कर सकता है। उसके बाद है जी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स विल बी इंडियाज नॉमिनेशन फॉर रिकॉग्निशन एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2024-25। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बनती है हर साल, ठीक है। तो उसमें इंडिया ने नॉमिनेशन किया मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को लेके। तो इस चीज़ के बारे में आपको हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी आइडिया होना चाहिए, या आप अपना स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना।
देयर आर 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में एग्जैक्ट नंबर आपको हर ईयर पता होना चाहिए। आउट ऑफ दिस 34 आपकी नेचुरल हैं, सॉरी कल्चरल हैं, 7 आपकी नेचुरल हैं और 1 आपकी मिक्स्ड टाइप की क्या है, हेरिटेज साइट है। ठीक है, रिसेंटली 200th एनिवर्सरी, बेसिकली इसको आप स्टैट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लो, इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है। ऐसा चीज का कोई न्यूज़ आएगा नहीं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप के बारे में आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली 200th एनिवर्सरी ऑफ द कितूर रिवोल्ट, ये एक रिवोल्ट हुआ था, उसका 200 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। पता होना चाहिए कितूर रिवोल्ट जो मेन इसके लीडर थे रानी चेन्नम्मा थे। ठीक है, इट इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन। इसको हम फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन बोलते हैं, जो हथियारों से लड़ा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। ठीक है, वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन लेड एंटी कॉलोनिस्ट स्ट्रगल, जो किसी वुमेन ने लड़ा, तो उनमें जो ऐसे रिवोल्ट थे उनमें से ये मतलब कि उनमें से भी एक था। ठीक है, रानी चेन्नम्मा आपको पता होना चाहिए कि कितूर रिवोल्ट की लीडर थी। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगेन 200th बर्थ एनिवर्सरी